दोस्तों, एक शादीशुदा महिला को एक अजीब सा शौक चढ़ता है। वह अपने ससुराल आती है और यहाँ आकर जब वह अपने उन प्रेमियों को मिस कर रही होती है तो एक दिन वह अपने प्रेमियों के पास फ़ोन करती है और उनको अपने ससुराल में बुलाती है। अब जैसे उसने अपने ससुराल में रात के समय अपने सास ससुर को खाना वगैरह खिला दिया है, फिर तो वह ऊपर बने हुए उस चौबारे पे चढ़ती है और बस वहाँ पर रात के 10 बजने का इंतज़ार कर रही होती है। ठीक 10 बजे अब नीचे एक हॉर्न बजता है। उस हॉर्न की आवाज़ सुनकर वह महिला छत से नीचे उतर कर आती है, घर का दरवाज़ा खोलती है और फिर अपने दोनों प्रेमियों को घर के अंदर बुला लेती है। और दोस्तों, अब तो दोनों प्रेमी अपनी उस प्रेमिका, उस शादीशुदा महिला को लेकर ऊपर छत पे चौबारे पे चढ़ जाते हैं और फिर तो वहाँ पर दोनों तीनों अपने अपने कपड़े निकालते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उस महिला के साथ संबंध बनाने लग जाते हैं। अब तो उन दोनों के बीच में इस प्रकार से संबंध बनता है, यानी कि वो पूरी ताकत इस्तेमाल करते हैं और दो मर्द जब एक महिला को यानी कि संबंध बना रहे हैं, यहाँ पर उस महिला के मुख से अजीब ही तरह की चीख पुकार मच गई है। यहाँ पर वो दोनों युवक उस महिला के मुख को बंद करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन वह जो महिला है वह बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े ही मज़े से इस प्रकार से चीख रही है कि वो लोग भी अपने हाथों को उस महिला के मुंह से हटा लेते हैं और फिर तो ज़बरदस्त तरीके से उनके बीच में एक संबंध कायम होता है। और इस संबंध के चलते वहाँ पर इस प्रकार का जो सीन बन रहा है, उसके बाद उन आवाज़ों को सुनकर उस जो महिला है उसकी सास की आंख खुल जाती है और फिर वह जब सास उस ऊपर चौबारे में आती है और झांक कर देखने लगती है तो वह यह देखकर दंग रह जाती है। दरअसल उसकी जो बेटी की बहू है वह दो अन्य युवकों के साथ निर्वस्त्र अवस्था में लेटी हुई है और वो लोग उसके साथ संबंध बना रहे हैं। यानी कि ऐसा दर्दनाक सीन। वह सास अब यहाँ ना तो चीखती है ना ही चिल्लाती है और वह बस बाहर की जो दरवाज़ा है उसको बंद कर देती है, यानी कि उसकी सांकल लगा लेती है, कुंडी लगा लेती है और बस फिर तो वह कुछ ऐसा करती जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। शायद उस शादीशुदा महिला ने भी सोचा नहीं था कि उसकी सास ऐसी निकलेगी। आखिर वहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसके बाद सभी लोग सख्ते में आ गए? आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, यहाँ पर जो रहने वाली महिला जिसका नाम रागनी है, रागनी करीब 26 साल की वह शादीशुदा महिला जिसका पति जिसका नाम जगन है, जगन यहाँ अपनी पत्नी को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश तो है। यहाँ उनको एक बेटी भी पैदा होती है करीब 3 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी। यहाँ रागनी अपने पति का प्यार पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वहाँ उस जगह पर जहाँ वो रहते हैं, जिस गाँव में उनका रहन सहन है, वहाँ पर उस जगन का जो खर्चा पानी है ढंग से नहीं चल रहा होता है। यानी कि वह नौकरी करने की तलाश में अब दिल्ली का रुख कर लेता है और दिल्ली में रहकर नौकरी किया करता है और जब भी जो भी उस नौकरी से कमाता है वह अपनी पत्नी, अपने माता पिता के पास भेजता है ताकि उनके शरीर का यानी कि जो कर्ज है वह भी थोड़ा हल्का हो और उनका गुजर बसर भी अच्छे ढंग से होता रहे। करीब 6 महीने तक वह जो महिला रागनी है वह बड़े ही शांति से अपने सास ससुर की सेवा कर रही होती है, लेकिन अब तो उसको अचानक उसके पति की याद आने लगती है और उस पति की याद में वह काफ़ी ज़्यादा मायूस रहने लगी है। वह कभी अपने मायके जाती है, कभी अपनी ससुराल आती है, उसका दिन ऐसे ही गुजरने लगता है। एक दिन के बाद जब वह अपने मायके जा रही होती है तो उसको मायके में जाने के लिए यानी कि सवारी नहीं मिल रही होती है। अचानक एक मोटरसाइकिल आती है, वहाँ पर उस मोटरसाइकिल पर 2 युवक यानी कि बैठे हुए होते हैं और वो युवक अब उस महिला से पूछ रहे होते हैं कि गांव में जा रही हो क्या? वह लड़की कहती है कि हाँ, वह इसी गांव की लड़की है और वह अपने मायके यानी कि अपने घर जाना चाहती है। अब तो वो लोग उस लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बिठा लेते हैं। दरअसल उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची और होती है, इसीलिए वो लोग दयालुता दिखाते हैं और उस लड़की को उस गांव में छोड़ कर आते हैं। अब तो वह लड़की अपने मायके यानी कि अपने घर में जली तो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उन लड़कों लोगों से बात करना सच चाहती है। अब तो वो दोनों जो लड़के हैं वो आवाराओं की तरह उस लड़की के घर के चारों ओर घूमने लगते हैं, यानी कि सुबह शाम चक्कर काटने लगते हैं। और वो दोनों वहाँ पर इसलिए घूमते हैं कि उनको काश उस लड़की का नंबर मिल जाए। और एक दिन के बाद जब वह लड़की एक दुकान से लौट रही होती है तो वह लड़का उस लड़की से उस लड़की का नंबर भी मांग लेते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से उनको वह नंबर मिला है, अब तो वो दोनों दोस्त
उस लड़की से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। रागिनी इन लड़कों के नामों को तो जान लेती है। एक लड़के का नाम राजू होता है, दूसरे का नाम सुरेश होता है। लेकिन उनसे जैसे ही उस रागिनी की दोस्ती हुई है, कहीं ना कहीं वो दोनों तीनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार भी कर देते हैं। और फिर तो उनका कभी खेतों पर मिलना जुलना होता है, कभी उनका गांव में मिलना जुलना होता है। लेकिन वो लोग ऐसा मौका नहीं बना पा रहे हैं जैसे कि उनके बीच में संबंध कायम हो जाए। एक दिन की बात, जब गेहूं की कटाई का समय चल रहा होता है, वह रागिनी अपने माता पिता के साथ खेत पर गई हुई होती है। वहाँ पर अचानक वह राजू मोटरसाइकिल लेकर पहुँच जाता है। राजू अब उस लड़की से कहता है, अरे रागिनी, तुम भी लावनी करोगी क्या? तुमको ये गेहूं की कटाई नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी बेटी की तबीयत खराब हो जाएगी। इन बातों को सुनकर शायद रागिनी को लगा कि इस लड़के को वाकई में उसकी परवाह है और वह उस लड़की को यानी कि बीमार होते नहीं देख सकता। और तो राजू यहाँ पर रागिनी से ये भी कहता है कि तुम इस धूप में काली पड़ जाओगी, दरअसल तुम इसके लायक नहीं हो, तुम घर पर रहो और मज़े करो। यहाँ पर वह रागिनी अपने माता पिता से कहती है कि उसको घर जाना है। दरअसल उसकी छोटी बच्ची है, कहीं वो बीमार ना हो जाए, इसलिए उसको घर जाना है। और अब वह रागिनी उस राजू के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो लेती है। लेकिन राजू की मोटरसाइकिल घर नहीं पहुंचती है। वह तो सीधी जाती है एक मतलब खेतों पर बना हुआ जो कमरा होता है वहाँ पर, और उस कमरे में जाकर रागिनी राजू के साथ वही कर बैठती है जिसकी शायद उसको नहीं करना चाहिए था। यानी कि उस रागिनी और राजू के बीच में अवैध संबंध कायम हो जाते हैं। और वह राजू फ़ोन करके अपने दोस्त परम मित्र उस सुरेश को बुला लेता है और फिर तो सुरेश भी उस रागिनी के साथ संबंध बनाता है। रागिनी दोनों से शारीरिक सुख पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बस वह सोच रही होती है कि काश उनको शादी से पहले उनका प्यार मिला होता, तो वह शादी ही नहीं करती। वह जगन से शादी करके वाकई में पछता रही है। जिस प्रकार से यहाँ उन दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो गया था, यानी कि अब तो गाँव में भी कानो कान खबर हो जाती है कि उस रागिनी के उन लड़के लोगों से अवैध संबंध कायम हो गए हैं। और एक दिन की बात, जो कुछ युवक बातचीत कर रहे होते हैं वो रागिनी के पिता को सारी कहानी सच्चाई बता देते हैं कि कैसे तुम्हारी जो लड़की के अवैध संबंध कायम हो गए हैं उन दो लफंगा लोग जिनका नाम राजू और सुरेश है, जो कि गांव में बस ऐसे ही घूमा करते हैं। इस बात की जानकारी पाकर रागिनी के जो पिता होते हैं वो अब उस लड़की रागिनी से कहते हैं कि बेटी एक काम करो, तुम यहाँ रहकर गलत काम करने लगोगी, एक काम करो तुम अब सीधी चली जाओ अपने ससुराल, तुम वहाँ रहोगी तो शायद इस प्रकार के बुरे कामों को करने से बच जाओगी। दोस्तों यहाँ पर वह जो पिता है वह अपनी बेटी रागिनी को जबरन उसके ससुराल में छोड़कर तो आता है, लेकिन रागिनी अब अपने ससुराल में अपने दोनों प्रेमियों को मिस कर रही होती है। वह सोच रही होती है कि काश उनके दोनों प्रेमी यहाँ पर होते तो कुछ ज़्यादा ही मज़े करते। दरअसल वह पाती है कि उसके जो सास ससुर हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं और वो सही टाइम से यानी कि 7 बजे ही खा पी कर सो जाते हैं। अब वह अकेली उस छोटी सी बच्ची के साथ कैसे टाइम काटे, वह कहीं ना कहीं विचार करने लगती है कि काश उसके जो दोनों आशिक यहाँ पर भी आ जाते। और एक दिन वह अपने उस आशिक राजू के पास फ़ोन कर देती है और राजू से कहने लगती है वह तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, काश तुम यहाँ पर होते तो वह बहुत ही ज़्यादा आनंद कर रही होती। इस बात को सुनकर वह राजू उससे कहता है, अरे बस इतनी सी बात, तुमने पहले ही मुझसे कहा होता तो मैं अब तक तुम्हारे पास आ चुका होता और तुम्हारी इस तरफ को मिटा चुका होता। अब तो इन दोनों के बीच में वह प्लानिंग जन्म ले लेती, यानी कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसी बातचीत के दौरान उनका टाइम फिक्स हो जाता है कि रात को करीब 10 बजे उनको आना है और बस रात के 10 बजे वह गेट खोल देगी और गेट खोलने के बाद ऊपर वाले कमरे में पहुंचना और वहां पर संबंध कायम करने। दोस्तों अब तो वह जो राजू और सुरेश ठीक 10 बजे उस रागिनी के घर पर आते हैं। रागिनी तब तक अपने सास ससुर को खाना खिलाकर आराम से सुला चुकी होती है। उसकी जो छोटी बच्ची है उसकी सास के बगल में सो रही होती है। यहाँ पर रागिनी अकेली उस ऊपर के जो चौबारा है उसमें सो रही होती है और रात के ठीक 10 बजे वह जैसे ही उस हॉर्न को सुनती है वह उठ खड़ी होती है और चुपचाप नीचे उतरकर उस घर के दरवाजे को खोल देती है। अब तो वह राजू और सुरेश दोनों चुपचाप उस घर के अंदर दाखिल होते हैं और सीधे चढ़ जाते हैं चौबारे पर। वो बड़े ही आराम से छिपते छिपाते ऊपर चढ़ते हैं और बस जैसे उस कमरे में पहुँचे हैं अब तो रागिनी दोनों को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, दोनों को अपने सीने से लगाती है और बड़े ही प्यार से यानी कि ठंडक की सांस लेती है। जिस प्रकार से यहाँ रागिनी ने अपनी जो प्यार जताया है उस प्यार को देखकर वो दोनों वाकई में हैरान होते हैं और वो कहते हैं, रागिनी तुम तो वाकई में हमको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी।
अब तो रागिनी उनसे कहती है ये मिस करना छोड़ो, दरअसल उसको कुछ और ही करना हो। बस देखते देखते उन तीनों के कपड़े निकल जाते हैं और यहाँ पर राजू जैसे अकेला उस लड़की रागिनी के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ता है। अब तो वह जो रागिनी है वह उस लड़के सुरेश को भी अपने पास बुलाती है और कहती है कि नहीं, एक नहीं दोनों काम करो। अब तो वो दोनों उस लड़की रागिनी के साथ संबंध बनाने शुरू कर देते हैं। दोस्तों आगे से पीछे से पता नहीं क्या क्या तरीका उन्होंने अख्तियार किया, यानी कि अब तो वह रागिनी बहुत ही ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और जिस प्रकार से उसकी आवाज़ बाहर आ रही है, यानी कि वो सुरेश अपने हाथ से रागिनी के मुंह को रोकता है, लेकिन उसकी जो ये आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक तो लग रही है, लेकिन वह बड़े ही आनंद से चीख रही है। जैसे ही इस आवाज़ को सुनती है उस रागिनी की सास की आँख खुल जाती है। वह अब देखती है कि यार उसकी बहू की आवाज़ तो है, लेकिन उसकी बहू तो ऊपर छत पर सो रही है, आखिर वह ऐसे क्यों चीख रही है। जैसे ही वह सास अब खड़ी होती है और दबे पैरों से आगे बढ़ती है, वह पाती है कि हाँ ये जो आवाज़ है इसकी बहू की रागिनी की ही है और ये जो आवाज़ है ये ऊपर के चौबारे से आ रही है। दोस्तों मैं ऊपर का चौबारा यानी कि छत के ऊपर बना हुआ कमरा उसको बोल रहा हूँ। और दोस्तों अब तो वह जो सास है वह ऊपर चढ़ती है और वह सीधी पहुंच जाती है रागिनी के कमरे में। दोस्तों यहाँ पर वह दबे पाँव से गई थी, यानी कि उसकी कोई आहट तो आती नहीं। यहाँ पर वह देखती है कि उस कमरे के अंदर यानी कि उसके लड़के जगन की पत्नी रागिनी अपने जो दो प्रेमी हैं उनके साथ संबंध बना रही है और दोनों एक साथ उस महिला के साथ संबंध बना रहे हैं। इस पूरी स्थिति को देखकर उस महिला के कांटों तो खून नहीं, पैरों के तले ज़मीन खिसक गई है और बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी होती है और वह अब तुरंत पीछे हटती है और उस जो गेट है उसका जो बाहर से जो सांकल है उसको बंद कर देती है और वहीं पर ठीक दिमाग लगाते हुए उस पर ताला भी लगा देती है। अब तो वो तीनों लोग उस कमरे में बंद हैं और वह जो सास है वह नीचे जाती है, अपने पति को जगाती है और उसका पति उसके बेटे जगन के पास फ़ोन कर देता है। जगन अब यहाँ पर बता रहा होता है कि कोई बात नहीं, आपने जिस महिला को ऐसे देखा है ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, एक काम करो अपने फ़ोन को निकालो और उस फ़ोन से 112 नंबर डायल कर दीजिए और जैसे आप इस फ़ोन को मिलाएंगे यहाँ पर पुलिस तुरंत पहुँच जाएगी। अब तो जगन का पिता भी यही काम करता है और बस उस फ़ोन को मिला देता है। अब तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तुरंत मौका वारदात पे पहुंच जाती है और दोस्तों जैसे पुलिस वहां पहुंचती है जगन की मां सारी कहानी बता देती है कि ऊपर के जो कमरा है उसमें दो युवक और उसकी बहू रागिनी मौजूद है। दोस्तों पुलिस वहां जैसे ही पहुंची आसपास के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। रात के करीब 11:30 बज रहे होते हैं और अब पुलिस जब वहाँ दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ से दोनों युवक बाहर निकल भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस बड़े ही मजबूत हाथों से उनको वहीं पकड़ लेती है और बड़े ही ज़बरदस्त मतलब कि उनमें पिटाई लगाती है। डंडों से उन दोनों को ढंग से कूटा जाता है और यहाँ पर उस लड़की रागिनी यानी कि उस बहू रागिनी को भी ज़बरदस्त उसकी पिटाई लगाई जाती है। यहाँ पर वह रागिनी बयान देती है कि ये दोनों यहाँ ज़बरदस्ती आ गए थे, उन्होंने उसके साथ जबरन ये संबंध बनाए। लेकिन पुलिस तो भाई समझदार तो होती है। यहाँ पर वह पुलिस उस महिला से कह रही होती है कि तुम हमको बेवकूफ़ मत समझिए, तुम्हारे घर में ये लोग आ रहे हैं, इनकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और तुम्हारे साथ ये संबंध बना रहे हैं। यहाँ पर जबरन कुछ करने वाली बात तो है नहीं, तुम्हारे कपड़े तो फटे हुए हैं नहीं। अरे तुम बेवकूफ़ मत बनाओ हमको, हम जानते हैं तुम आखिर करना क्या चाहती हो। और जैसे ही अब वह रागिनी पुलिस द्वारा कही गई इन बातों को सुनती है वह शर्म से अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका लेती है। और दोस्तों पुलिस अब उन तीनों को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है और यहाँ उन दोनों युवकों की और उस महिला रागिनी की भी ज़बरदस्त खबर ली जाती है। और दोस्तों सुबह होते ही जगन भी अब अपने गाँव पहुँच जाता है और उस पुलिस स्टेशन भी जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी उस हवालात में बंद थी। दोस्तों यहाँ जगन अब अपनी पत्नी से कहता है कि बोलो क्या मिला तुमको, जी ली अपनी ज़िंदगी। वाह, इस वासना के आग ने तेरी ज़िंदगी तब ख़राब कर दी जब तेरी छोटी सी बच्ची है। आखिर तेरी बच्ची को क्या कहेंगे लोग, आज इस समाज में हमारा रहना तूने मुश्किल कर दिया। तेरे इस छोटे से किर्त ने इतना बुरा काम कर दिया। मैंने तो अपने घर में इसलिए छोड़ी थी कि शायद मेरे बूढ़े माता पिता की तू अच्छे से सेवा करती, लेकिन तू तो दो कसम पाने लगी। अब जिस प्रकार से जगन अब अपनी पत्नी को सारी बातें कहता है, कहीं ना कहीं उस महिला रागिनी रोने लगती है और हाथ जोड़ने लगती है और जगन से कहने लगती है कि उसकी ये पहली और आखिरी गलती समझो, उसको माफ़ कर दो और उसको इस जेल से बाहर निकालो। लेकिन यहाँ पर जो महिला पुलिस द्वारा किया गया सलूक था उस रागिनी के साथ, यानी
यानी कि उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था कि उसको कितने थप्पड़ पड़े हैं। वह बहुत ही बुरी तरह से उस जगन के सामने कस्में खाती है, मिन्नतें करती है और कहती है उसको बचा लीजिए, लेकिन पुलिस ने उन दोनों युवकों को बहुत ही बुरी तरह से ढंग से कूटा है। अब वह जगन पुलिस वालों से बात करता है और जैसे तैसे बयानबाजियों को उल्टा सीधा करा के उस अपनी पत्नी रागिनी को तो वहाँ से छुड़ा लेता है, लेकिन रागिनी को बड़े ही सख्त शब्दों में इस बात के लिए कहता है कि देखो, अगर तुमने आइंदा कोई भी बात छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना, तो तुम्हें बचाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर वह जगन एक अच्छे पति होने का भरपूर सबूत देता है, पूरी पुलिस के सामने, पूरे लोगों के सामने एक अच्छा पति होना साबित कर देता है। वहीं पर वह रागिनी बहुत ही शर्मिंदा है और बस अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए जैसे तैसे अपने घर की तरफ लौट रही होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम आपके और हमारे सामने आते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि आज की जो ये जनरेशन है, इसके भीतर हवस और जो वासना का जो भूत है वह इस प्रकार से बस गया है कि इनको सिर्फ और सिर्फ यही शारीरिक भोग चाहिए। अब इन शारीरिक भोगों के कारण उसके बाद जो होने वाली जो प्रताड़ना है, यानी कि वो पिटनेंगे, जेल जाएंगे या फिर उनके साथ कुछ भी होगा, यानी कि वो ज़िंदगी भर उसी को भुगतते रहेंगे। और दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो पुलिस है ना, वो दो ही कारणों में सबसे ज़्यादा मारती है। एक तो चोरी करने का जो काम है उसमें पुलिस सबसे ज़्यादा मारती है, और दूसरा छिनारपंथी का, यानी कि तुम किसी और की महिला, बहन, बेटी की तरफ गलत तरीके से उनको देखते हो, ताकते हो या फिर उनको छेड़ते हो या फिर उनके साथ गलत काम करते हो, तो आपको पुलिस के साथ, पुलिस से मिलने वाली उस ज़बरदस्त मार को झेलना ही पड़ेगा। एक बार की उस आदमी जिससे मर्डर हुआ हो उसके साथ इतनी मारपीट नहीं होती, लेकिन चोरी और छिनारा करने वाले लोगों को ज़बरदस्त तरीके से कूटा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से उस राजू और सुरेश की खबर ली जा रही है, वो लोग तौबा कर लेते कि वो ज़िंदगी में कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाकर उनको अब जेल में भेज दिया है। और यहाँ पर वह खुद रागिनी भी अपने प्रति, यानी कि उन दोनों जो प्रेमी युवक हैं उनके खिलाफ ही बयानबाजी करती है और उन दोनों को उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में, यानी कि 376 वगैरह धाराएं लगाकर उनको जी ऊपर जो सजा है उन सजाओं को पक्का करवा दे दिया, जिसकी एवज में वह लड़का, यानी कि वह दोनों लड़के जेल के अंदर अब जेल की सजा भुगत रहे हैं और करीब 7 साल बाद उनकी जमानत हो पाएगी। आज वह जेल में खड़े खड़े अपने आप को बहुत ही बुरी स्थिति में देखने और समझ रहे हैं कि वाकई में उन्होंने बहुत ही गंदा काम किया है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।